नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का फिर से माजिद एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। तो जिस प्रकार अपन सरल आवर्त गति पढ़ रहे हैं उसी प्रकार पढ़ते रहे तो मज़ा ज़रूर आएगा पढ़ने का। आप बस जो मैं बता रहा हूँ एक एक पॉइंट को समझते रहिए, ठीक है। तो अब अपन आगे क्या पढ़ने वाले हैं, आज पढ़ेंगे अपन सरल आवर्त गति में जो कण जो सरल आवर्त गति कर रहा है उसका वेग और त्वरण एक्सीलरेशन दोनों अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अब तक अपन ने एक पॉइंट पे फोकस किया था कि अपनी जो समीकरण है x = a sin ωt प्लस फाई, इन सब से अपन x क्या है, वस्तु जब गति करती है तो उसका माध्य स्थिति से विस्थापन क्या है, माध्य स्थिति। जैसे कि ये अपने कोई माध्य स्थिति है, सरल आवर्त गति ऐसे ऐसे कर रही है, ऐसे ऐसे मतलब, ठीक है। तो इससे कितनी दूरी पर है, ठीक है, वो होगा माध्य स्थिति विस्थापन। ए क्या होगा, अधिकतम विस्थापन यानी कि आयाम, उसको बोलते हैं आयाम, ये इसको बोलते हैं ए, ये होता है ए। ओमेगा क्या होता है, कोणीय आवर्ती, कोणीय आवर्ती। और फाई क्या है कि भाई स्टार्टिंग में वस्तु कहाँ पर स्थित है, यानी कि इसको बोलते हैं, फाई को बोलते हैं कला नियतांक, प्रारंभिक कला, यानी कि स्टार्टिंग में वस्तु कहाँ पर है। अगर यहाँ पर है तो फाई 0 होगा, यहाँ पर है तो पाई/2 होगा, फिर से वापस इस साइड है तो कितना होगा, पाई हो जाएगा, यहाँ पर है तो 3π/2, ऐसे समझ गए। तो ये चीज़ें तो निकल के आ गई। अब भाई साहब कोई कह रहा है कि भाई वेग कैसे निकालेंगे, ठीक है। कोई क्या कह रहा है, मैं ही कह रहा हूँ, ठीक है। अपने को वेग निकालना है कि वेग कैसे निकालेंगे भाई। ऐसे है ना, जैसे कण, कोई कण है वो दोलन कर रहा है, कंपन ऊपर नीचे, जैसे कि ये माध्य स्थिति, ठीक है, मान लिया। अब एक ऊपर नीचे ऐसे दोलन कर रहा है, कंपन कर रहा है। तो एक तो ऐसे कर सकता है फास्ट, एक धीरे धीरे भी कर सकता है। तो भाई वेग का पता होना चाहिए ना कि कितनी गति से कर रहा है, समझ गए, वेग का भी पता होना चाहिए। फिर दूसरी बात कि उस पर बल लग रहा है, मैंने बताया कि इस जो गति होती है, दोलन गति, उसमें हमेशा माध्य स्थिति को बल लगता है, जो माध्य स्थिति को लाने की कोशिश करता है। तो बल लगेगा तो ऑब्वियसली एक क्या होगा, त्वरण भी होगा, एक्सीलरेशन भी होगा। भाई जहाँ बल वहाँ पे त्वरण, ठीक है, जहाँ बल वहाँ पे त्वरण। तो मतलब वैसे के वैसे तो अपने को क्या करना पड़ेगा, ये जो, हाँ, ये जो है वेग और त्वरण दोनों निकालने पड़ेंगे। तो इस से तो हम निकाल नहीं सकते, इसमें तो कुछ दिख नहीं रहा निकालने का। तो अब निकालने का तरीका क्या है, वेग और त्वरण कैसे निकालेंगे। तो पहले निकालते हैं वेग। सरल आवर्त कैसे लिखो, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, हिंदी में क्या होता है सही शुद्ध, चलो खैर अपन हिंदी तो पढ़ नहीं रहे। सरल आवर्त गति करते कण का वेग, गति करते कण का वेग, ठीक है। अपने को निकालना है सरल आवर्त गति करते कण का वेग। तो अब देखो वेग क्या होता है, वेग होता है स्थिति या विस्थापन में परिवर्तन की दर। तो ये बोलते हैं वेग क्या होता है, विस्थापन में परिवर्तन की दर। विस्थापन में परिवर्तन की दर होता है वेग, वेग बराबर विस्थापन में परिवर्तन की दर। वेग को कैसे लिखते हैं, v से, और विस्थापन को कैसे लिखते हैं, x से dx/dt। अब देखो अपने पास विस्थापन क्या है, x = a sin ωt प्लस फाई। अब इसको ऐसे कैसे लिखना है, अब इसका क्या करना है, फिर डेरिवेशन करना है। तो v = d/dt a sin ωt प्लस फाई, ठीक है। जब आप इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो v ए क्या है, नियतांक, ए क्या है, कांस्टेंट, ए इज कांस्टेंट, कांस्टेंट हमेशा बाहर आ जाता है,
ए डी बाई डी टी ऑफ किसका हो जाएगा, साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है, ये हो जाएगा v। अब देखो साइन का जब आप अवकलन करते हो तो क्या आता है, साइन का अवकलन, ये पता ही नहीं पता साइन का अवकलन क्या होता है, कॉस होता है। देखो v इक्वल टू कितना हो जाएगा a, और साइन का कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। और फिर अपने को पता है ना कि अंदर वाले का भी अवकलन होता है। ठीक है, अगर अंदर सिर्फ साइन टी है तो टी का विद रेस्पेक्ट टू टी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन अंदर कुछ और चीज़ है तो देखो ओमेगा टी का क्या होगा, डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी कितना होगा, ओमेगा बार आ जाएगा। ठीक है, तो ये ओमेगा, ये अवकलन नहीं आता तो आप देख लेना, क्योंकि यहाँ पर अपन अवकलन पढ़ने नहीं बैठेंगे। ठीक है, और ऐसे एग्जाम में आपको कोई ऐसा अवकलन करना पड़ेगा नहीं, जो लास्ट में रिजल्ट आता है ना उससे मतलब है मेन अपने को। ठीक है, हाँ, ऐसा भी कोई इतना कोई टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है कि अवकलन सीखने जाओ इतना। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए। तो ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, ये क्या हो जाएगा, ओमेगा, ए ओमेगा। ये क्या आ रहा है आपने, वेग आ रहा है, ये किसकी फॉर्म में आ रहा है, कॉस की फॉर्म में। तो अब अपन क्या साइन में चेंज कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं ना, इसमें डाउट वाली कोई बात नहीं है, डाउट वाली कोई बात नहीं है। अब देखो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, वी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। अब देखो मैं यहाँ से ऊपर लिख रहा हूँ। ठीक है, देखो कॉस आप सभी को पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो आप साइन स्क्वायर थीटा में अगर लिखना हो, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये होता है, ये होता है ना, या फिर ये होता है ना, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। या फिर अगर आप लिखना चाहो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन अपने को क्या है, स्क्वायर में नहीं निकाल के सिर्फ सिंगल में निकालना है। तो कॉस थीटा, अब इसका स्क्वायर है, दोनों साइड वर्गमूल करोगे तो क्या जाएगा, वर्गमूल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वर्गमूल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो सेम देखो, अब इसको चेंज करो, क्या आएगा, v इज इक्वल टू ए ओमेगा 1 माइनस कॉस किसके क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखो v, अब मैं क्या कर सकता हूँ, ए ओमेगा को मैं अंदर लेके जा सकता हूँ, या फिर अपने को पूरा ए ओमेगा को लेके जाने की जरूरत नहीं है, मैं ए को लेके जाऊँ, क्योंकि ए को लेके जाने से एक चीज़ अपने सामने आ जाएगी। वो क्या, देखो ओमेगा को मैं ए रखता हूँ और मैं ए को अंदर लेके जाता हूँ। वो ए को जब मैं अंदर लेके जाऊँगा तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा। भाई जब किसी संख्या को वर्गमूल के अंदर लेके जाते हैं तो उसका स्क्वायर हो जाता है, और वर्गमूल से बाहर लाते हैं तो उसका वर्गमूल बन जाता है। ऐसा ना, जैसे अंदर 4 है, बाहर लाओगे 2 हो जाएगा, बाहर 2 है, अंदर ले जाओगे तो 4 हो जाएगा। ये बहुत बेसिक चीज़ें, फिजिक्स थोड़ा मतलब फिजिक्स एक्चुअली में टफ नहीं है इतना। होता क्या है कि उसमें मैथ्स के बहुत सारे बेसिक शामिल हो जाते हैं, इसीलिए फिजिक्स मैथ्स वालों को ईजी लगता है, कारण ये है। ठीक है, उसमें बायो वालों की कोई गलती नहीं है। ठीक है ना, बायो वालों की कोई गलती नहीं, क्योंकि मैथ्स के बहुत छोटे छोटे बेसिक उसमें काम आते हैं फिजिक्स में, क्योंकि बिना मैथ्स के तो आप कुछ भी सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो अंदर लेके जाओगे तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है, अब देखो ये भी एक मस्त वाला रिजल्ट निकल के आएगा आपके सामने, मस्त। ए स्क्वायर माइनस, अब मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, और इस पूरे का स्क्वायर। और अब यहाँ से देखो ए स्क्वायर माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई क्या है, एक्स है, तो एक्स स्क्वायर। ये आया रिजल्ट, ये खोपड़ी में बिठाना है। v इज इक्वल टू ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आप खोपड़ी में
बिठा के रख लो। v इज इक्वल टू ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। v क्या है? कण का वेग। ओमेगा क्या है? कोणीय आवर्ती। ए क्या है? आयाम यानी कि अधिकतम विस्थापन। और x क्या है? माध्य स्थिति से विस्थापन। तो इसका मतलब ओमेगा फिक्स होता है, कोणीय आवर्ती भाई फिक्स है, इसमें ए आयाम फिक्स है। तो अपन क्या स्थिति देख के अगर इस स्थिति की वैल्यू पुट करेंगे, जैसे कि स्थिति अगर यहाँ पर है, कहाँ पर है, जिस स्थिति पे उस स्थिति की वैल्यू पुट करेंगे, उस दूरी की वैल्यू पुट करेंगे, तो अपने को उस स्थिति पे कण का वेग मालूम पड़ जाएगा। तो वेग का मान निकालने के लिए अपने को x का मान पता होना चाहिए, इससे अपने को वेग निकल के सामने आ जाएगा। सो इसको ध्यान से देखो। और फिर अभी इसके रिलेटेड एक और फैक्ट मैं बताता हूँ, फिर न्यूमेरिकल करेंगे। नहीं, फिर अपन पढ़ेंगे त्वरण, फिर उसके बाद सारे न्यूमेरिकल करेंगे। अब देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है बोर्ड पे, समझो इसको। अपने अभी भी निकल के क्या है फॉर्मूला? v इज इक्वल टू ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब देखो यदि मैं x बराबर 0 पुट करूँ, x बराबर 0 मतलब माध्य स्थिति, तो माध्य स्थिति पे अगर x बराबर 0 पुट करोगे तो x के 0 पुट किया तो ये देखो कितना आ रहा है, ए स्क्वायर रहेगा, ए स्क्वायर माइनस 0, ए स्क्वायर को मान लोगे, ए आएगा, ए ओमेगा आएगा, यानी कि v मैक्सिमम यानी बराबर ए ओमेगा। वो क्या होगा? अधिकतम। वो क्या होगा? अधिकतम वेग होगा। जबकि यदि आप x इक्वल टू प्लस माइनस ए इसलिए लिखा क्योंकि मैंने बताया ना भाई, x के इस साइड माध्य स्थिति की इस साइड को पॉजिटिव लेंगे तो इस साइड को नेगेटिव, समझ गए? अगर इस साइड को पॉजिटिव ले रहे हो, इस साइड को नेगेटिव, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किसको पॉजिटिव नेगेटिव लेना चाहो, ठीक है। लेकिन मोस्टली अपन ग्राफ बनाते हैं तब x इस साइड होता है और नेगेटिव x इस साइड होता है, तो इसलिए अपन इस साइड वाले को पॉजिटिव, इस साइड वाले को नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। तो सीमांत स्थिति उसको क्या बोलते हैं? सीमांत स्थिति बोलते हैं। सीमांत यानी कि छोर पे, एट द एंड, ठीक है। तो अब देखिए ओमेगा जोड़ ए स्क्वायर, अब मैं एक्स चीज के क्या लिखूंगा? अगर प्लस ए का स्क्वायर भी ए स्क्वायर होता है और माइनस ए का स्क्वायर भी ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0, तो वो क्या जाएगा? वी मिनिमम आ जाएगा, यानी कि न्यूनतम। इसका मतलब क्या हुआ कि माध्य स्थिति पर वेग क्या होगा? अधिकतम होगा, तथा सीमांत पर शून्य होगा, सीमांत पर शून्य होगा। अब देखो सिंपल सी बात है, आप समझो, झूला झूलते हैं अपन, ऐसे होता है, ठीक है। झूले में यही सीन होता है ना भाई, ये कोई कहीं से बंदा होता है, फिर अपन जब झूलते हैं तब ऐसे जो झूलते हैं, ठीक है, ये माध्य स्थिति है। तो जब आपको पता है, जब आपको धक्का दिया जाता है, कुछ भी कहीं से भी स्टार्ट करो, ठीक है, कहीं से भी स्टार्ट करो, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे जाके क्या होता है, यहाँ पे आते हो, ठीक है, यहाँ से आप आए, यहाँ पे आपका वेग शून्य हो जाता है, क्योंकि वेग 0 हो गया, तभी तो आप आगे नहीं जा रहे। वेग 0 हो रहा है तभी तो आप आगे नहीं जा रहे। जहाँ पे वेग 0 होता है वहाँ पे रुक जाते हो, फिर वापस बैक आते हो, आते हो वेग बढ़ता है, ठीक है। फिर यहाँ पे आके वेग मैक्सिमम होता है। क्यों? क्योंकि बल क्या कर रहा है? इस साइड लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल आपको खींच रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल आपको खींच रहा है, समझ रहे हो? फॉर एग्जाम्पल, तो गुरुत्वाकर्षण बल खींच रहा है, तो यहाँ तक मतलब, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल का मतलब अपन झूले के केस में बात करें तो माध्य स्थिति को लगने वाला बल कौन सा होगा? गुरुत्वाकर्षण बल होगा, ठीक है। जबकि नॉर्मल मतलब कोई भी बल हो सकता है, गुरुत्वाकर्षण नहीं, कुछ भी हो सकता है। अगर अपन झूले की बात करें तो क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण होगा। जबकि कुछ भी दूसरा कोई दोलन हो रहा है, कंपन हो रहा है, तो मान लिया माध्य स्थिति को लाने वाला बल क्या करेगा? इसको खींचेगा, तो वेग बढ़ेगा, यहाँ आने तक बल लगेगा, ठीक है, तो वेग बढ़ जाएगा। अब फिर से ऐसे गति करने की कोशिश करेगा, तो अब क्या करेगा? बल इसके गति के विपरीत दिशा में लग रहा है, तो इसके वेग को क्या करेगा? कम करेगा। तो कम होते होते यहाँ पे 0 हो जाएगा। फिर से इसी साइड बल लगे, वेग को बढ़ाएगा, मैक्सिमम शून्य। तो वेग क्या होगा? इन छोर पे, सीमांत पे क्या होगा? वेग 0, और यहाँ पर माध्य स्थिति पर वेग अधिकतम होगा, ठीक है। तो ये बात समझ गए, इसमें आपको कोई डाउट नहीं है। अब देखो ये सवाल ऐसे कैसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक सिंपल सा सेंटेंस देंगे, आपको लगेगा थ्योरी में दिया हुआ सिंपल सा, लेकिन वो सभी से नहीं हो पाएगा। वो क्या पूछेंगे कि भाई v सरल आवर्त गति करते हुए कण के वेग v और विस्थापन x में
संबंध किस प्रकार का है? आप कन्फ्यूज हो जाओगे। एक दे देगा, वर्त दे देगा, हाँ ठीक है, पैराबोला दे देगा, आयत दे देगा, कुछ भी दे देगा। तो फिर मतलब आपको क्या करना है, चीज़ें अच्छे से पढ़ना सारी। तो देखो मैंने क्या किया, इसको स्क्वायर कर दिया दोनों साइड, तो क्या हो जाए वी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मैं इसको ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इस साइड लेके आऊँगा, तो यहाँ क्या रहेगा ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। फिर मैंने इसको नीचे भाग दे दिया, यहाँ एक रहा। अब देखो ये शायद बायोलॉजी वाले तो नहीं पढ़ते होंगे, क्योंकि उनके आता भी नहीं होगा कहीं पे। मैथ्स वाले पढ़ते हैं एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये क्या होता है, दीर्घवृत्त की समीकरण होता है। एक तो होता है वर्त, होता है वर्त मतलब होता है जिसकी सभी त्रिज्या, लेकिन सभी साइड त्रिज्या एक ही त्रिज्या होती है। दीर्घवृत्त में क्या होता है, दो त्रिज्या होती है, ऐसे होता है। मतलब जो अंडा होता है ना, अंडाकार, एक तो ये वाली हो गई, एक ये वाली, ठीक है। एक को बोलते ए, एक को बी, ठीक है। एक छोटी होती है, एक बड़ी होती है। अंडाकार, अंडा गोल नहीं होता ना बिल्कुल अंडे ऐसा, वैसे वैसे दीर्घवृत्त होता है, ठीक है। अगर ए इक्वल टू बी हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, वर्त बन जाता है, ठीक है। तो ये दीर्घवृत्त की समीकरण है। और बायो वालों जिसने नहीं पढ़ा दीर्घवृत्त, उनको कोई इतना कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आप इतना ध्यान रखो कि ये दीर्घवृत्त की समीकरण है बस। ये जो v और x में संबंध किसका है, दीर्घवृत्त के जैसा है। सीधा सीधा सवाल आ सकता है कि v और x में ग्राफ किस टाइप का है। सरल आवत गति करते हुए कण के वेग और विस्थापन में ग्राफ दीर्घवृत्त टाइप का है। इसको नोट कर लो, खोपड़ी में बिठा लो, किस टाइप का है, दीर्घवृत्त। अब देखो ये है ग्राफ से मैंने बताया कैसे। जब आप माध्य स्थिति पे हो तो आपका क्या है, वेग v इक्वल टू ए ओमेगा अधिकतम होता है, ठीक है, अधिकतम होता है। जब आप ऐसे जा रहे हो नीचे नीचे, जब आप x इक्वल टू ए पे पहुंच जाते हो, यानी कि लास्ट छोर पे, सीमांत स्थिति पे v इक्वल टू 0 हो जाता है। जब आप इस साइड आते हो x इक्वल टू माइनस ए पे, ठीक है, ये ऐसे होता है ना, इस साइड प्लस ए बोलेंगे, इस साइड को माइनस से जुड़ा जुड़ोगे तो ए प्लस ए माइनस ए प्लस ए माइनस ए, ठीक है। तो यहाँ पर भी वेग 0 हो जाता है। और ये एक्चुअली में किसको प्रति, ये क्या है, दीर्घवृत्त होता है पूरा ऐसे। अपने को नीचे वाले पार्ट की जरूरत है नहीं, ठीक है, इसलिए नहीं तो ये पूरा एक ऐसा दीर्घवृत्त है, ठीक है। और दीर्घवृत्त में आप देखोगे तो ये देखो, ये वाला भाग क्या है, ए है, ये क्या है, ए है, जबकि ये क्या है, ए ओमेगा। ये पोर्शन कितना है, ए ओमेगा, ये ए ओमेगा है, ये ए है। ऐसा ही होता है दीर्घवृत्त, मैंने बताया ना अभी, ठीक है। एक लेंथ क्या होती है, ए, एक होती है बी, ये बी होगी तो ये ए होगी, ये देखो ये भी ए होगा, ये भी होगा, ऐसा होता है दीर्घवृत्त। तो आपका v और x में संबंध किसका है, दीर्घवृत्त वाला संबंध है। और ये ग्राफ बना लेना, 0 पे मैक्सिमम ए ओमेगा, फिर जैसे जैसे माध्य स्थिति से दूर जाओगे वैसे 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 डिग्री होता ए पे 0 हो जाएगा। अगर इस साइड चलो तो ऐसे ऐसे करते करते माइनस ए पे भी 0 हो जाएगा। तो इन ग्राफ को भी अच्छे से देखना है, ठीक है ना। कुछ भी दे सकते हैं सवाल घुमा के कि मतलब v और x के मध्य संबंध कौन सा ग्राफ दर्शाता है, ठीक है। तो ये आप देखना v और x के मध्य संबंध, तो इस टाइप का कुछ हो सकता है। आपको इतना सा इस ग्राफ का टुकड़ा भी दे दे, आपको इतना टुकड़ा भी दे सकते हैं, ठीक है ना। तो ये भी सही है, क्योंकि ये भी तो इसी का पार्ट है। ये कब सही है, जब 0 और a के बीच की बात कर रहे हो तब। तो ये भी सही है कि यहाँ पे मैक्सिमम, यहाँ पे मिनिमम। तो वो सारी चीज़ें आपको ग्राफ में देखनी है कि कहाँ पे वैल्यू मैक्सिमम हो रही है, कहाँ पे मिनिमम हो रही है। माध्य स्थिति पे मैक्सिमम होनी चाहिए, सीमांत पे मिनिमम होनी चाहिए, ऐसे। अब अपन पढ़ेंगे एक्सीलरेशन, यानी कि त्वरण, वो भी मज़ेदार है। उसके बाद न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल। देखो बोर्ड पे ध्यान से, अब अपन क्या पढ़ेंगे, सरल आवत गति कर रहे कण का त्वरण, एक्सीलरेशन। अपने पास ए क्या है, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अब देखो त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, त्वरण। वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, त्वरण। तो ए इक्वल क्या हो जाएगा, डी वी बाई डी टी, वेग में परिवर्तन की दर। लेकिन जहाँ पे अपने को पता v क्या होता है, वेग होता है। वेग क्या होता है, विस्थापन में परिवर्तन की दर डी एक्स बाई डी टी। तो अपन ने अभी निकाला है पहले, ठीक है।
डी बाई डी टी ऑफ एक्स की जगह ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव लिखोगे तो आप जब आपने अवकलन किया क्या आया था, वी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ये आया था आपने। अब मैं क्या करूँगा, इस वी का मान यहाँ रख दूंगा, तो ये देखो ए डी बाई डी टी, इस वी का मैंने मान कहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया, तो ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। अब इसका जब अवकलन करोगे तो ए क्या फिक्स मान है, ओमेगा फिक्स मान है, ये कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएंगे, डी बाई डी टी कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। अब कॉस थीटा का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स का, एक्स के सापेक्ष करो, अगर यदि टी के सापेक्ष करो, ठीक है, तो क्या होगा, अंदर टी है ना, तो टी के सापेक्ष होगा, तो कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव डी टी, टी के सापेक्ष कॉस का क्या होता है, माइनस में होता है, माइनस साइन, ध्यान रखना, माइनस साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। फिर इस अंदर वाले क्या करोगे, ओमेगा टी प्लस फाइव का, तो क्या जाएगा, ओमेगा जाएगा, ठीक है, क्योंकि इस अंदर वाले का फिर से होता है अवकलन, जब आप करते हो ना ऐसे, तो ये कारण ये है कि डी बाई डी टी अंदर वाले का फिर से करते हो, ओमेगा टी प्लस फाइव, तो ये करोगे तो दो पार्ट में तोड़ के करोगे, इसका जीरो हो जाएगा, ये कांस्टेंट है, और इसका करोगे तो ओमेगा बाहर आ जाएगा, और टी का डी बाई डी टी के सब कितना होगा, 1 होगा, तो इसलिए ओमेगा रहता है। अब क्या देखो, मैंने क्या किया, माइनस को बाहर ले लिया, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, ए को ए लिख दिया, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब अपने को पता है ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव क्या है, एक्स है, तो मैंने लिख दिया, ये देखो, तो ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये आपको खोपड़ी में बिठाना है। जिस प्रकार वी इज इक्वल टू ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो होता है, उसी प्रकार ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब देखो एक्स बराबर 0 माध्य स्थिति पर, एक्स बराबर 0 माध्य स्थिति पर, यानी कि माध्य स्थिति कहाँ होती है, एक्स बराबर 0 पे, 0 रखोगे कितना आ रहा है, ए मिनिमम आ रहा है 0, जबकि आप एक्स बराबर प्लस माइनस ए लिखोगे तो सीमांत स्थिति हो जाती है, लास्ट पॉइंट एंड पॉइंट, ठीक है, उस पर क्या आता है, यहाँ देखो, यहाँ पे मैंने प्लस माइनस ए लिखा, यहाँ लिखा माइनस प्लस, कारण ये है कि जब आप x की जगह a लिखोगे, मैंने माना पॉजिटिव ए लिखा, प्लस है, तो पॉजिटिव माइनस प्लस कितना हो जाएगा, माइनस, तो इसलिए माइनस ओमेगा स्क्वायर ए आ जाएगा। लेकिन जब आप माइनस ए लिखोगे तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस ओमेगा स्क्वायर ए आएगा, इसलिए मैंने माइनस प्लस लिखा है, ठीक है। तो ए मैक्सिमम कितना हो जाएगा, तो सीमांत स्थिति पे क्या होगा, त्वरण अधिक लगेगा, सीमांत स्थिति पे त्वरण अधिक लगेगा। कारण क्या है कि भाई जितना दूर जाएगा माध्य स्थिति वाला बल उतना ही ज़्यादा जोर करेगा उसको माध्य स्थिति की ओर लाने वाला बल, लाने की तरफ जो अपने बल लगता है, उसका काम क्या होता है, वस्तु माध्य स्थिति से जितनी दूर जाएगी ना, वो बल उसको माध्य स्थिति को लाने की कोशिश करेगा। थोड़ा दूर है तो थोड़ा बल लगा के मतलब काम चल जाएगा, और दूर है तो और ज़्यादा बल लगाएगा, बहुत ज़्यादा दूर है तो बहुत ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा माध्य स्थिति को और लाने के लिए, ठीक है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, जो माध्य स्थिति पे बल लगेगा वो अधिकतम होगा, चूंकि माध्य स्थिति पे बल अधिकतम है तो क्या होगा, त्वरण भी अधिकतम होगा। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण, द्रव्यमान तो फिक्स है, तो त्वरण बढ़ेगा तो द्रव्यमान बढ़ेगा, त्वरण घटेगा तो द्रव्यमान भी घटेगा। अब आपसे पूछे ये चीज़ पूछ ले कि भाई जो प्रत्यानयन बल जो कि माध्य स्थिति को लाने वाला बल होता है वो सीमांत स्थिति पर कितना लगता है, तो वो अधिकतम लगता है। कितना लगता है, अधिकतम। क्या करोगे, इस त्वरण को द्रव्यमान से गुणा करोगे, किसी कण का द्रव्यमान m है तो m से गुणा कर दिया बस, m इंटू ए। जबकि माध्य स्थिति पर वो बल क्या लगता है, 0, क्योंकि भाई बल का काम ही नहीं ना, वस्तु खुद माध्य स्थिति पे है, उस बल का काम क्या होता है, माध्य स्थिति से दूर जाए तो खींच के माध्य स्थिति पे लाना। अब वो दूर जा ही नहीं रहा तो बल क्यों लगाएगा फालतू का, ठीक है। तो इसीलिए माध्य स्थिति पर बल क्या होता है, 0, यानी कि त्वरण 0, और सीमांत स्थिति पर त्वरण अधिकतम होता है, ठीक है। ये समझ गए। सीमांत स्थिति पे हमेशा आप यदि ऐसे ऐसे कर रहे हो मोशन, ठीक है, दोलन कर रहे हो, तो यहाँ पर होंगे तो आपको बल ज़्यादा लगेगा, वो आपको खींच के लाएगा वापस। यहाँ पर भी रहोगे तो बल ज़्यादा लगेगा, वो आप खींच के वापस लगेगा। यहाँ पर हो तो बल का काम ही नहीं है, क्योंकि आप तो अपनी जगह पे हो, आपको माध्य स्थिति को लाने का काम ही नहीं है। इस बल का काम क्या होता है, आपको खींच के माध्य स्थिति पे लाना। अगर आप माध्य स्थिति दूर जा रहे हो तो, अगर आप दूर ही नहीं हो, उसी स्थिति पे हो, तो बल क्या होगा, 0। बल 0 मतलब त्वरण 0, देख लो, ठीक है। इसको एक बार फिर से अच्छे से देखना। अब देखो, मैंने आपको एक बात बताई थी पिछले वाले लेक्चर में, जब मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि मैंने बताया था कि ये जो x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव है, इसका 2 बार अवकलन करते हैं ना, तो एक समीकरण आता है
ठीक है, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0 कैसे आया? अब देखो इसको देख लो, ये अपन ने इसका 2 बार अवकलन किया तब जाके ये आया है। तो अब देखो ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो अब देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए इस साइड आएगा तो क्या ए प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। अब देखो आप सभी को बताएं ए बराबर क्या होता है डी वी बाय डी टी, चूँकि वी इक्वल टू, ठीक है, चूँकि इस लड़की का नाम भी होता है ना, मेरे गांव में तो है, डी एक्स बाय डी टी, ऐसे नाम होते हैं, चुक्की वुक्की रख देते हैं, ठीक है। तो v इक्वल टू डी एक्स बाय डी टी। अब देखो इस डी एक्स बाई डी टी को यहाँ लिखोगे तो क्या आएगा, ये v की जगह लिखोगे डी एक्स बाई डी टी को, ये हो जाएगा डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर, वही बात है। तो आप जब इसको थोड़ा सा सही ढंग से लिखोगे, इसको यहाँ पुट कर दो, तो डी स्क्वायर एक्स डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। तो मैंने बताया था यही समीकरण था अपना कि 2 बार अवकलन करने पर ये आ जाता है, तो आया ना 2 बार अवकलन करने पे, ठीक है। तो यानी कि अपन सरल आवर्त गति को किससे लिखते हैं, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, क्योंकि साइन वाले वो जो मोशन होता है उसको फॉलो करता है, क्योंकि साइन में ऐसे होता है ना, यहाँ से स्टार्ट किया अधिकतम, फिर से यहाँ आया, फिर से नेगेटिव में अधिकतम, फिर से 0 पे आया। तो सेम मोशन किस में होता है, सरल आवर्त गति भी फॉलो करती है, इसलिए इसको साइन में लिखते हैं, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। इसका 2 बार अवकलन करने पे क्या आ जाता है, ये आ जाता है, ठीक है। समझ गए होंगे, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। अभी अगर आप बीच में से देख रहे हो तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, आपको स्टार्टिंग से पहला लेक्चर से देखना जरूरी है, ठीक है। अब कर लेते हैं अपन, हाँ एक और v और x का ग्राफ, वो पढ़ लेते थोड़ा। अब देखो a और x में ग्राफ, यानी कि जिस प्रकार अपन ने v और x में ग्राफ पढ़ा है वैसे वैसे a और x में भी ग्राफ पढ़ेंगे। अब देखो a बराबर क्या है, a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x आया है। अब देखो एक चीज़ आपने देखी होगी, y इक्वल टू माइनस एम एक्स, आप सभी ने पढ़ा होगा y इक्वल टू एम एक्स, मैथ्स वालों ने पढ़ा होगा मोस्टली। y इक्वल टू एम एक्स क्या होता है, एक सरल रेखा होती है जो कि मूल बिंदु से पास होती है, और m क्या है इसका, ढाल, m क्या है इसका, ढाल बोलते हैं इसको, ठीक है, यानी कि प्रवणता, ऐसे पढ़ा होगा मैथ्स में। m होता है इसका ढाल, यानी कि इसका स्लोप कितना है, मतलब m एक्चुअली ये थीटा होता है, ये m, थीटा कितना है, m tan थीटा, ऐसे बोलते हैं इसको, इस ढाल को बोलते हैं m, यदि ये थीटा है तो इसको m बराबर होता है tan थीटा। चलो ठीक है, तो उसी प्रकार y इक्वल टू माइनस एम एक्स भी होता है एक, y इक्वल टू माइनस एम एक्स। माइनस एम एक्स में क्या होगा, वैसे वैसे सरल रेखा होगी, लेकिन ये सरल रेखा इसका ढाल क्या है, पॉजिटिव है, यहाँ पे वो सरल रेखा आ जाएगी ऐसे, मतलब नेगेटिव ढाल आ जाएगा। कैसे आ जाएगी, ढाल नेगेटिव, ग्राफ ये होगा, ये नेगेटिव ढाल वाली मतलब है सरल रेखा, और ये पॉजिटिव ढाल वाली सरल रेखा y इक्वल टू एम एक्स, y इक्वल टू माइनस एम एक्स, ठीक है। तो जब आप क्या करोगे, इसकी क्या करोगे, तुलना करोगे, क्या करोगे, तुलना करोगे, तो देखो a की जगह क्या हो जाएगा y, a की जगह y, तो आपने देखो ये y अक्ष है, ये x अक्ष है, ठीक है। तो यहाँ लिख दो a एक्सीलरेशन, ठीक, ये x होती है, ये y होती है, तो अपने y की जगह क्या a है, और ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या हो गया, m हो गया, ठीक है। और x इस साइड प्लस है, इस साइड माइनस है, इसका ढाल कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर, ऋणात्मक ढाल, और ये ओमेगा स्क्वायर, ढाल कितना है, ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो अगर कोई पूछे आपसे कि a और x में ग्राफ क्या है, तो ऋणात्मक ढाल वाली सरल रेखा होता है, ऋणात्मक ढाल वाली सरल रेखा होता है, ठीक है। बायो वालों ने ये सरल रेखा वगैरह नहीं पढ़ा, मैथ्स वालों ने पढ़ रखा है मैथ्स में, तो आपको बस सिर्फ एक याद रखना, ठीक है, इसमें घुसना नहीं है अपने को, पीएचडी नहीं करनी है इसमें, ठीक है। तो देखो अब इसमें क्या हो रहा है, आप देखो फॉर एग्जांपल ये मध्य स्थिति है, ये क्या मध्य स्थिति, x इज इक्वल टू प्लस ए पे जाओगे तो क्या होगा, सीमांत पे क्या होता है, त्वरण ज़्यादा होता है, लेकिन वहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव में होगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए,
ठीक है। और माइनस ओमेगा स्क्वायर ये मतलब नेगेटिव में क्यों होगा, क्योंकि एक्चुअली में यहाँ पे हो तो त्वरण इस साइड लगेगा, बल इस साइड लगेगा, त्वरण भी इस साइड लगेगा। तो देखो इस साइड वाली एक्स को अगर इस साइड कोई जा रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, माइनस में बोलेंगे, इस साइड को प्लस में, ठीक है। यहाँ पे भी क्या लगेगा, मैक्सिमम लगेगा, लेकिन यहाँ पे प्लस ओमेगा स्क्वायर है, कारण क्योंकि इस साइड है तो इस साइड बल ऐसे लगेगा, तो ऐसे इस साइड लगेगा, तो इसलिए वो पॉजिटिव में होता है। तो प्लस ओमेगा स्क्वायर ए और यहाँ पे माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, ये होता है ग्राफ। इसका ढाल क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर। और माध्य स्थिति पे क्या हो जाएगा, जीरो। देखो माध्य स्थिति पे ये ग्राफ क्या है, जीरो को करना टच, जीरो, और सीमांत पे बढ़ते 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 मान यहाँ पे बढ़ता है, ठीक है। तो समझ गए, ए और एक्स में ग्राफ क्या है, ऋणात्मक ढाल वाली सरल रेखा होता है। ये दिमाग में बिठा लेना अच्छे से। अब चलिए सॉल्व करते हैं एक बहुत बड़ा वाला न्यूमेरिकल। एक ही सवाल है जिसमें सारी चीज़ों के डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। सब कुछ मैंने एक ही सवाल में आपके पूछ लिया है, तो किसको कैसे सॉल्व करना है आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। एक एक करके अपन सॉल्व करते हैं। हालांकि आयाम, कोणीय आवर्ती, आवर्ती आवर्तकाल अपन पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, फिर भी चलिए। आप सभी को पता है अपनी रियल समीकरण क्या होती है, जो अपनी रियल समीकरण है वो क्या होती है, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर, चलो एक और मैं पूछ सकता हूँ, आयाम और कला नीतांक। तो आपको निकालना है पहला क्या पूछ रहा है, आयाम पूछ रहा है। तो आयाम देखो यहाँ से तुलना करोगे तो ए कितना, 5, तो ए इज इक्वल टू 5 मीटर। फिर इसी में क्या पूछ रहा है, कला नीतांक फाई। जब तुलना करोगे तो कितना, पाई बाई 4 आ रहा है, तो पाई बाई 4 किस में होता है, ये रेडियन में, ठीक है। अब दूसरा कोणीय आवर्ती, तो यहाँ से देखो ओमेगा कितना आ रहा है, पाई बाई 2, तो ओमेगा इज इक्वल पाई बाई 2 कोणीय आवर्ती, यानी कि रेडियन पर सेकेंड में, ठीक है। अब तीसरा क्या पूछ रहा है, आवर्ती पूछ रहा है। तीसरा क्या पूछ रहा है, आवर्ती। तो आपको पता है अपने पास ओमेगा कितना आ गया, पाई बाई 2 आ गया, ठीक है। तो अब देखो आपने ये भी पता है ओमेगा इज इक्वल 2 पाई एफ होता है, चूँकि एफ इज इक्वल 1 बाई टी, इसलिए 2 पाई एफ होता है, मैंने बता रखा है, ठीक है। ऐसे होता है ना, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपन टी, जहाँ पर टी क्या 1 बाई एफ होता है, इसलिए ये 2 पाई एफ हो जाता है। तो एफ कैसे निकालोगे आप, एफ निकालोगे ये 2 पाई डिवाइड में जाएगा ओमेगा अपॉन 2 पाई, और ओमेगा कितना दिया हुआ है, पाई बाई 2, पाई बाई 2 अपॉन 2 पाई, पाई से पाई कैंसिल, कितना हो जाएगा 1 बाई 4 हर्ट्ज। किस में आएगा, हर्ट्ज में आएगा। आवर्ती किस में आएगी, हर्ट्ज में। अब देखो चौथा निकालना है आवर्तकाल, तो किसी भी एक फॉर्मूले से निकाल सकते हो, या तो आप ऐसे निकालो इस फॉर्मूले से। तो टी इक्वल क्या हो जाएगा, 2 पाई अपॉन ओमेगा, और अपने पास ओमेगा कितना है, ओमेगा कितना है, पाई बाई 2, पाई से पाई कैंसिल, 2 ऊपर जाएगा 4 हो जाएगा। यदि दूसरे फॉर्मूले से निकालो आवर्तकाल किस में आएगा, सेकंड में। टी इज इक्वल टू 1 बाई एफ से निकालो, टी 1 बाई एफ कितना है, 1 बाई 4, तो 4 ऊपर जाएगा, ये सेकंड में। समझ गए, किसी फॉर्मूले से निकालो बात सेम है। या तो समझ गए, पॉइंट नंबर 4 तक अपने हो गया, तो इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं आगे। पांचवा क्या बोल रहा है, वी मैक्सिमम, और क्या निकालना है, वी मिनिमम निकालना है। अब देखो वेग कहाँ पे मैक्सिमम होता है, माध्य स्थिति पर, x बराबर कहाँ पे होता है, 0 पे, ठीक है। अपने पास फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है ना, v इज इक्वल टू ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए ओमेगा क्या हो जाएगा अपना, अधिकतम वेग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अधिकतम वेग। तो अब देखो उसमें क्या करना है अपने को, v मैक्सिमम क्या होता है,
ए ओमेगा। जबकि वी मिनिमम क्या होता है, वो तो जीरो होता है। कहाँ पर होता है, सीमांत स्थिति पे, तो जीरो लिख दो भले, उसमें तो निकालने वाला काम ही नहीं है। सीमांत स्थिति पे क्या होगा, हमेशा जीरो ही होगा। अब आपको क्या करना है, ए और ओमेगा का मान रखना। ए कितना है, 5 है। ए कितना है, 5 है। और ओमेगा कितना है, 5/2। कितना आ जाएगा, वी मैक्सिमम 5/2 और वी मिनिमम कितना आ जाएगा, 0। ऐसे कैसे, ए मैक्सिमम और ए मिनिमम, तो ए मिनिमम तो क्या होगा, 0 होगा। ए मिनिमम 0 होगा, कहाँ पर, माध्य स्थिति पर, ठीक है। और वी मिनिमम 0 कहाँ होता है, सीमांत स्थिति पर, ठीक है। अब देखो ए मैक्सिमम कहाँ होगा, सीमांत स्थिति पर ए मैक्सिमम होता है। इन सबको दिमाग में बिठा लेना, सीमांत स्थिति पर ए मैक्सिमम होता है, वी मिनिमम होता है। माध्य स्थिति पर वी मैक्सिमम होता है, ए मिनिमम होता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। तो ए मैक्सिमम अपने कितना है, मैंने बताया था, प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। तो अपने को ये ए मैक्सिमम पूछ रहा है, तो अपने को सिर्फ ये वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। अपने को यहाँ पे प्लस माइनस मेंशन करने का काम नहीं है। ओमेगा स्क्वायर ए, अगर विथ प्लस माइनस लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो, लेकिन अपने को ये पूछ रहा है मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू इस साइड में मैक्सिमम होगी, इस साइड में मैक्सिमम होगी, इस साइड नेगेटिव में तो इस साइड पॉजिटिव में होगी। बात सिर्फ ये हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट करोगे तो ओमेगा कितना है, 5/2, तो 5/2 का स्क्वायर इंटू ए, और ये कितना है, 5 है। क्या हो जाएगा, 5π²/4। तो ये देख लो चीज़ें, 5π/2 वी मैक्सिमम और ए मैक्सिमम 5π²/4। अब इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब डाउट 7th में भी नहीं रहेगा, 8 थोड़ा समझने वाली चीज़ है। सेवंथ में आपको क्या करना है, वी वेग 8x = 3 पे, x = 3 पे क्या करना है, आपको वेग निकालना है। तो देखो आपके पास फॉर्मूला पता है, v = ओमेगा a² - x² a² - x², ठीक है। तो v = ओमेगा कितना आपके पास, 5/2, ए कितना है, 5 का स्क्वायर, माइनस एक्स कितना पूछ रहा है, 3 का स्क्वायर, 5/2, ये कितना हो जाएगा, 25 माइनस 9, 16 का रूट कितना हो जाएगा, 4, तो 2π। और इसका मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड में। मात्रक किसमें हो जाएगा, मीटर पर सेकंड, 2π मीटर पर सेकंड। ऐसे कैसे, x = 3, तो वही किसमें, सॉरी ये निकालना है ना, माइनस प्लस। देखो माइनस प्लस में आपको कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। अगर एग्जाम में आपको इस प्रकार के माइनस या प्लस में कुछ ऑप्शन आ रहा है, फिर ऐसे पूछ रखा है जिस हिसाब से, तो आपको उन चिन्ह को साथ लेके चलना है, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मान बोले तो मान हमेशा वैल्यू वो, उसमें कोई माइनस प्लस वाली बात नहीं है। माइनस प्लस इसलिए आ रहा है कि डायरेक्शन के लिए, दिशा के लिए, ठीक है। वो माइनस प्लस दिशा के लिए आ रहा है, आप समझ लेना, ठीक है। जैसे कि अपन गति करते हैं तो इस साइड अगर x है, x का कोई भी इस साइड वाले मान को अपन क्या बोलेंगे, पॉजिटिव में लेंगे। अगर मैं यही x इस साइड बोलता तो इसको बोलता -3। सिर्फ माइनस का मतलब ये सिर्फ डायरेक्शन का मतलब है। तो चलिए ए अगर आप चाहो तो लिख भी सकते हो माइनस प्लस कितना, ओमेगा स्क्वायर एक्स, और ओमेगा कितना अपने पास 5/2, माइनस प्लस 5/2 का स्क्वायर इंटू एक्स कितना पूछ रहा है, 3 पे पूछ रहा है, तो वही 3π²/4 और माइनस कितना हो जाएगा, -3π²/4।
अगर यही मैं आपको x इक्वल टू -3 इस साइड पूछता तो क्या हो जाएगा +3 पाई स्क्वायर बाय 4। लेकिन एग्जाम में हो सकता है ऑप्शन में आपको माइनस प्लस नहीं देखे, सिर्फ एक वैल्यू आए, ठीक है, 3 पाई स्क्वायर बाय 4। तो ये डिपेंड करता है जब आप डायरेक्शन को मान के चलते हो कि हाँ भाई चलो ये इस साइड है, ये इस साइड है, ठीक है। बाकी जो वैल्यू इस पे आएगी वो वैल्यू इस साइड भी आएगी, बस उनके निशान का फर्क रहेगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि 8th, ठीक है, 8th क्या पूछ रहा है। 8 थोड़ा समझने तो बोले तो मतलब इतना कोई टफ चीज़ नहीं है। V8 t इक्वल टू 1। आप कंफ्यूज हो गए कि सर V8 x इक्वल टू 1 तो पता है, V8 t इक्वल टू 1 कैसे निकालें, क्योंकि अपने पास जो फॉर्मूला है वेग निकालने का V ओमेगा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, वहाँ कहीं पे t तो मेंशन ही नहीं है, तो आप t से कैसे निकालोगे। तो अपने पास v और t में एक संबंध तो है ना भाई। कुछ भी निकालने के लिए भाई मेरे को v निकालना है t की फॉर्म में, यानी कि t बराबर 1 सेकंड है तो v निकालना है। तो अपने पास कुछ ना कुछ ऐसी समीकरण होनी चाहिए जिसमें v और t दोनों हो, ठीक है। तो अपने पास समीकरण है ना पहले से ही, आप लोगों को पता हो तो अपन ने सॉल्व कर रखा है चीज़ें। जब अपन x का dx बाई dt करते तो v आता है, तो अपने को x क्या दिया हुआ है, x ये दिया हुआ है, तो v क्या हो जाएगा dx बाई dt, तो वही। और अब यहाँ पर अपने x कितना है, x की जगह क्या हो जाएगा 5 साइन पाई बाई 2t प्लस पाई बाई 4। अब देखो 5 को बाहर ले लो, d बाई डी टी साइन पाई बाई 2t प्लस पाई बाई 4। अब इसका आकलन करोगे तो 5 इंटू ये क्या साइन का क्या हो जाएगा कॉस में हो जाएगा, और इसका करोगे तो लास्ट में क्या आएगा 5/2 और आएगा, तो 5 पाई/2 क्या हो जाएगा कॉस पाई/2 t प्लस पाई/4। ठीक है, ये होगी अपने v की समीकरण, किसकी फॉर्म में, t की फॉर्म में। बस अब t इज इक्वल टू 1 पुट कर दो, t इज इक्वल टू 1 रखने पर, t इज इक्वल टू 1 रखने पर तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखो रखो 1 कॉस t इज इक्वल टू 1 रखा तो पाई/2 इंटू 1 और प्लस पाई/4, पाई/2 प्लस पाई/4। ठीक है, अब देखो आपने 10th में भी पढ़ा होगा ये तो, कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, नहीं चलो आपने कहा 10th तक आपने शायद 90 माइनस थीटा वाला पढ़ रखा है, 90 प्लस थीटा वाला नहीं पढ़ रखा। ठीक है, तो हमेशा ये होता है, ये बेसिक चीज़ें मैथ्स वाली, इसीलिए फिजिक्स थोड़ा बायो वालों के लिए टफ हो जाती है, कारण यही है। ठीक है, मैथ्स वालों को पता होगा कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, क्या होता है माइनस साइन थीटा। तो अब देखो क्या हो जाएगा ये v इज इक्वल टू 5 इंटू पाई/2। लेकिन एक बात ध्यान रखना, मतलब फिजिक्स में मतलब ऐसे क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाएंगे जहाँ मतलब कुछ ज़्यादा ही मतलब ऐसे मतलब इस टाइप की चीज़ें इन्वॉल्व हो। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आए नहीं है। ठीक है, आपको कुछ सिंपल सा या तो बन जाएगा इक्वेशन कि पाई/4 प्लस पाई/4 पाई/2 फिर कॉस पाई/2 ऐसे वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, या फिर कुछ ऐसा है तो बेसिक चीज़ें आप थोड़ा देख भी सकते हो, उनको भी मैं तो यहाँ पढ़ाने बैठ नहीं सकता। ठीक है, आप ये चीज़ें देख भी सकते हो, कहीं ना कहीं आपने पहले तो पढ़ी तो जरूर होगी कहीं ना कहीं थोड़ी सी, या फिर यूट्यूब पे थोड़ा सा सर्च कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा मेरे ख्याल से माथापच्ची करने का काम नहीं है, सिर्फ समझ लो आप 5 इंटू पाई/2। तो देखो कॉस पाई/90 पाई/2 90 प्लस ये पाई/4 तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस साइन पाई/4, ये कितना हो जाएगा माइनस साइन पाई/4। और जब आप रखोगे वैल्यू इतना तो माइनस यानी कि साइन पाई/4 की वैल्यू होती है 1/√2, 1/√2, तो क्या जाएगा माइनस 5/2√2, कितना जाएगा माइनस 5/2√2, तो ये आएगा। ठीक है, ये क्या थोड़ी कैलकुलेशन टफ सी होगी ये, मतलब ऐसे पाई और √2 में वगैरह वगैरह, लेकिन
इसमें कोई वो कॉन्सेप्ट वाली इतनी बड़ी कोई चीज़ नहीं है। बाकी तो कॉन्सेप्ट वाली चीज़ तो यही थी कि भाई एक बार अवकलन करोगे x का तो क्या आ जाएगा, v आ जाएगा। अब देखो क्या पूछ रहा है, a इज इक्वल टू t81, मतलब आपको निकालना है त्वरण कहाँ पे, t81 पे। तो अब देखो a8 t इज इक्वल टू 1, तो इसके लिए क्या होना चाहिए अपने को, भाई a निकालना है t की फॉर्म में, तो a और t के मध्य कोई संबंध होना चाहिए। तो अपने पास अपने को पता है a इज इक्वल क्या होता है, dv बाई dt। तो मैं क्या करूँगा, इस v वाले का अवकलन कर दूंगा, तो सीधा सीधा अपने पास क्या आ जाएगा, dv बाई dt यानी कि a आ जाएगा। तो देखो आप लिखोगे तो ये क्या, इस पूरे को v क्या आया था अपने पास, ये आया था 5 पाई बाई 2 इंटू कॉस पाई बाई 2 प्लस, देखो तो आप क्या करोगे, डी बाई डी टी और v की जगह इस पूरे का 5 पाई बाई 2 कॉस पाई बाई 2 टी प्लस पाई बाई 4। अब देखो पाई बाई 2 तो पहले से 12 जाएगा, ठीक है। फिर क्या रहेगा अंदर, कॉस का आप जब करोगे तो कॉस का किस में आता है, साइन में आता है, माइनस साइन पाई बाई 2 टी प्लस पाई बाई, और इनटू में ये पाई बाई 2 और आ जाएगा बाहर, क्योंकि इसका जब आकलन करोगे एक बार और तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस और 5 पाई स्क्वायर बाय 4 साइन पाई बाई 2 टी प्लस पाई बाई 4, ये होगा, ठीक है। एक मिनट आप जस्ट तो 5 पाई स्क्वायर 4 साइन पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4, ये किसका समीकरण आएगा, ए का। ए का ये ए का मतलब ये किसकी फॉर्म में आया, ये ए का समीकरण आ गया किसकी, टी की फॉर्म में। अब यहाँ पर आप टी बराबर क्या रख दो, 1 पुट कर दो, 1 पुट करोगे तो देखो माइनस 5 पाई स्क्वायर 4, ठीक है, सही से लिख देता हूँ, माइनस 5 पाई स्क्वायर 4 और साइन या पुट करोगे तो पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4। तो अब देखो साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है एक्चुअली में, कॉस थीटा होता है। क्या होता है, कॉस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस पाई बाई 4, और कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1/√2। जब आप लिखोगे तो माइनस 5 पाई स्क्वायर 4√2, माइनस 5 पाई स्क्वायर 4√2, ठीक है। इसमें कैलकुलेशन थोड़ी टफ थी, लेकिन कॉन्सेप्ट आप मैंने समझ जाओ, कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। कैलकुलेशन अगर हो सकता है आपको थोड़ा सा बहुत टफ लगे, खास करके बायो वालों के लिए, बाकी आप कॉन्सेप्ट समझ जाओ। अब देखो आप इसको एक दूसरे ढंग से भी कर सकते थे, कैसे, टी का मान रखते यहाँ पर, टी का मान रखते यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर टी का मान रखते तो क्या आता, वही x इज इक्वल टू 5 साइन पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4। फिर इसको सॉल्व करते, फिर x का मान अपने पास v और x में है ग्राफ, a और x में जो ग्राफ यानी कि जो समीकरण है अपने पास v और x में समीकरण है, a और x में समीकरण है, तो मतलब क्या करते, उस t इज इक्वल टू 1 पे x का मान निकाल के वैसे कर देते, तो वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। आप दोनों तरीके से कर सकते हो, बस आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, फिर चीज़ें तो अपने आप ईजी हो जाती है। और कैलकुलेशन तो देखो एक दिन में नहीं सुधर सकती, और ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो बहुत सारे हैं वो भी सारे यहाँ पे डिस्कस नहीं किए जा सकते, ये हकीकत है, ठीक है। ये तो आपको ही, या तो आपको पहले से आना चाहिए, या फिर नहीं पता तो देखो बायो वालों के लिए ये कहूँगा कि वो मोस्टली हो सकता है उनको ना भी आए, तो उनको इतना ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है। क्योंकि इस प्रकार की लेंथ की कैलकुलेशन वगैरह चीज़ें भी आने वाली नहीं है, ठीक है ना। ये तो बस समझने के लिए थोड़ा सा।
बाकी ये चीज़ हो गई। बाकी हाँ एक बात और, एक पॉइंट मैं आपको लिखवाना भूल गया, आप लिख लेना कि हमेशा जो विस्थापन होता है ना, जब हम सरल रावत गति करते हैं तो विस्थापन और जो क्या बोलते हैं त्वरण हमेशा एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं। कारण जैसे कि ये माध्य स्थिति है, आप झूला झूल रहे हो ऐसे, आप इस साइड जाओगे ना तो आपके त्वरण हमेशा इस साइड लगेगा, आपका विस्थापन इस साइड, हमेशा त्वरण इस साइड लगेगा। आप इस साइड जा रहे हो तो त्वरण इस साइड लगेगा, यानी कि बल इस साइड लगेगा। यानी कि सरल आवर्त गति में बल और त्वरण की दिशा तो एक ही रहेगी, जिस साइड बल उस साइड त्वरण, जिस साइड त्वरण उस साइड बल। लेकिन विस्थापन और त्वरण एक दूसरे के विपरीत होते हैं। लाइन लिख लेना, सरल आवर्त गति में विस्थापन और त्वरण एक दूसरे के विपरीत होते हैं। सरल आवर्त गति में विस्थापन और उस पर लगने वाला प्रतिबंध बल एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ठीक है, तो लाइन लिख दो, सरल आवर्त गति में विस्थापन और उस पर लगने वाला त्वरण एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो चलिए इस लेक्चर को अच्छे से देखना, ठीक है। फिर अपन आगे पढ़ेंगे इसकी ऊर्जा, यानी कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। जब वो कण मूव करता है, भाई क्या कर रहा है, ये एसएसएम क्या कर रहा है, कण गति कर रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हैं, तो गति कर रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ ऊर्जा भी होगी। ऊर्जा कौन सी होती है, गतिज प्लस स्थितिज। तो कहाँ पे गतिज होगी, कहाँ पे स्थितिज, कब गतिज बढ़ेगी, कब गतिज घटेगी, कब स्थितिज बढ़ेगी, कब स्थितिज घटेगी, वो पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इस न्यूमेरिकल को ध्यान से देखना, अगर कैलकुलेशन टफ लगे तो वो बात भले उस पर फोकस मत करना, लेकिन जो कॉन्सेप्ट मैंने बताए उन पे फोकस करना, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, और तैयारी करते रहिए, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें, फालतू की चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं करने का, सिर्फ पढ़ाई और पढ़ाई, ठीक है। थैंक यू सो मच।